क्रांतिकारी जय भीम साथियों। आज हम लेकर आए हैं चमचा युग का भाग 5 एपिसोड पहले जो चमचा युग के ऊपर दे चुके हैं। आज छठा एपिसोड लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं साथियों। आज का जो हमारा विषय है वो है चमचा युग के अनिष्ट कर प्रभाव। साहब काशी राम इस अध्याय में लिखते हैं, कहते हैं 50 वर्ष से भी अधिक समय तक चले चमचा युग ने उत्पीड़ित और शोषित भारतीय जन को बहुत अधिक प्रभावित किया। राजनीतिक प्रभावों से शुरू होकर आज इसने जीवन के सभी कारोबारों और मानवीय गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। चमचा युग के इन तमाम प्रभावों को अनिष्टकर कहा जा सकता है। केवल अनिष्टकर और कुछ नहीं है। इनमें सबसे खतरनाक अनिष्टकर प्रभाव को 7 श्रेणियों में रखकर अगले कुछ पृष्ठों में उनकी विवेचना की गई है। यह इस आशा से किया जा रहा है कि प्रभावित भारतीय न केवल इन अनिष्टकर प्रभावों से मुक्ति के तरीके और साधन खोज करेंगे बल्कि चमचा युग का ही अंत कर देने के लिए भी संघर्ष करेंगे। यानी साहब कांशीराम ने आगे 7 पॉइंटों के अंदर अलग अलग श्रेणियों के अंदर अनिष्टकर प्रभाव या अनिष्टकर चमचे हैं उनके बारे में साहब कांशीराम ने बताया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अंबेडकर आंदोलन को बड़ी बाधा, यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन के दौरान सबसे बाधक तत्व क्या रहे? समूचे भारत में संघर्ष कर रहे उत्पीड़ित भारतीयों को 1930 के आसपास डॉक्टर BR अंबेडकर का नेतृत्व मिला। बाद के वर्षों में उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया और चलाया उन्हें अंबेडकरी आंदोलन अथवा उत्पीड़ित भारतीयों का स्वतंत्र आंदोलन कहा जा सकता है। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 से जो मूवमेंट खड़ी करी, जो मिशन चलाया, जो विचारधारा चलाई, उसको हम कह सकते हैं जो उत्पीड़ित लोग थे इस भारत के अंदर, जिन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन लोगों के लिए ये एक मुक्ति का, स्वतंत्रता का आंदोलन था। इस आंदोलन का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व ने 1930-32 के गोलमेज सम्मेलन में उनकी मान्यता और अधिकार दिलाने में कामयाबी हासिल की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1930 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनके अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के तरफ से प्रतिनिधि बनकर गए और उनके अधिकारों की मांग की और वे उन मांगों को मनवाने में भी सफल हुए, उन अधिकारों को लेने में भी सफल हुए। 24 सितंबर 1932 को गांधी ने अछूतों पर पुनः समझौता थोप दिया, लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उन्होंने जो पुनः समझौता था मजबूरी वश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सहमति उसके ऊपर दर्शानी पड़ी और उसके बाद उन्होंने ये जो है दलितों पर कह सकते हो या दबे कुचले लोगों पर गांधी ने थोपने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने तभी समझ लिया कि उनके नेतृत्व में चलने वाले उत्पीड़ित भारतीयों के स्वतंत्र आंदोलन के लिए विश्व में इसके क्या परिणाम होंगे, किंतु अपने लोगों की असहायता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पुनः समझौता पर इस आशा से हस्ताक्षर कर दिए कि आने वाले वर्षों में स्थिति में सुधार हो जाएगा। उसके बाद 1956 तक वह पुनः समझौता की देन चमचा युग के अनिष्टकर प्रभावों के प्रतिकार करने को मौजूद रहे। लगभग 24 वर्षों के इस दौर को देखने पर हम यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि उन्होंने जैसे कद और सामर्थ्य वाले व्यक्ति के लिए भी यह काम बहुत बड़ा था। 1946 में उन्होंने समय को 20 विधानसभा में चुनवाने के लिए बंगाल जाना पड़ा, जबकि उनकी पार्टी पूरे भारत में हार गई थी। 1952 के चुनाव में उनकी पार्टी फिर से हार गई। 1952 और 1954 के चुनाव में वह समय कांग्रेस की ऊंची जातियों के अनजान से हिंदू प्रत्याशियों से हार गए। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो इस देश के अंदर पिछड़े लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए आंदोलन कर रहे थे और एक उस समय की जानी मानी हस्ती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इन लोगों से जो पुनः समझौता की देन थे उन लोगों से चुनाव के अंदर हार गए। इस दौर के अंत में चमचा युग के निष्क्रिय प्रभाव को दूर करने में काफी हद तक कामयाब रहे। इस प्रकार 1956 में हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि धार्मिक मोर्चों पर भी अम्बेडकरी आंदोलन में एक उफान दिखाई देता है, किंतु दुख की बात है कि उसके बाद वह हमारे बीच नहीं रही। शायद अपने जीवन के अंत को भांपते ही उन्होंने अपने सिपह सलारों और लोगों के लिए अंतिम महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा था।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैंने जो कुछ भी किया वह मैं अपने जीवन भर भीषण दुख और अंतहीन कठिनाइयों से गुजरने के बाद और अपने विरोधियों से लड़ते हुए कर पाया हूँ। बहुत मुश्किल से मैं इस कार्य को यहाँ तक लाया हूँ जहाँ तक आज दिखाई देता है। इस कार्य की राह में चाहे जो रुकावट आई, यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे। यदि मेरे सिपह सलारों ने इस कार्य को आगे ले जाने की सामर्थ्य न हो तो वे इसे यहीं छोड़ दें, किंतु वे किसी भी परिस्थिति में इसे पीछे न जाने दें। मेरे लोगों को मेरा यही संदेश है। किंतु जैसा कि हम अब 26 वर्ष बाद पीछे मुड़कर स्पष्ट तौर पर देख और जान सकते हैं, इस कार्य को आगे नहीं ले जाया जा सका। बाबा साहेब के सिपह सलार उसे वहीं का वहीं रखे हुए हैं और यह इतनी तेजी से पीछे की तरफ फिसला कि लगभग चकनाचूर ही हो गया। अम्बेडकरी आंदोलन के लिए हर स्तर पर बाधा ही बाधा है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में यह आंदोलन लगभग गायब हो गया है। अम्बेडकरी आंदोलन की विफलता ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए तमाम संगठनों में विभाजन कर दिया। राजनीतिक क्षेत्र में आरपीआई लगभग 1 दर्जन गुटों में बंट गई और सब के सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दलित पैंथर आई और आरपीआई के गुटों से भी अधिक तेजी से गिर गई। यानी कुछ पार्टियां जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरपीआई जो पार्टी बनाई थी लास्ट समय के अंदर, वो 12 कहते हैं, जब साहब कांशीराम किताब लिख रहे हैं तब कहते हैं कि 12 गुटों के अंदर बंट चुकी थी। इसके अलावा दलित पैंथर भी आई, लेकिन वो आरपीआई से पहले ही चली गई। 1967 तक एसीएफ या आरपीआई राजनीतिक दलों को महाराष्ट्र और पंजाब दोनों ही जगह में मान्यता मिली। एक अखिल भारतीय पार्टी बनने के लिए आगे बढ़ने के बजाय वह धड़ाम से नीचे गिर गई। महाराष्ट्र में 1 दर्जन विभाजन हो जाने के कारण अम्बेडकरी आंदोलन की राजनीतिक प्रगति की ग्राफीय प्रस्तुति संभव नहीं है। अम्बेडकर आंदोलन के राजनीतिक उत्थान और पतन को स्पष्ट करने के उद्देश्य से पंजाब में इसकी उपलब्धि का ग्राफ हम यहाँ दे रहे हैं। पंजाब में पार्टी में कोई विभाजन नहीं है, इसलिए ग्राफ यह प्रस्तुत संभव है। इस पुस्तक में दिए गए ग्राफ में 1952 से 1980 तक का समय लिया गया है और जब पंजाब में पिछला आम चुनाव हुआ था। अम्बेडकरी आंदोलन का सबसे दुखद हिस्सा यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर सिपह सलार न केवल कार्य को आगे ले जाने में नाकाम रहे, बल्कि अम्बेडकरी आंदोलन को सबसे कट्टर दुश्मनों के हाथों में निकृष्टतम किस्म के चमचे बन गए। मानो यह अपने आप में काफ़ी नहीं था, अम्बेडकरी आंदोलन को दबा कर रखने में उनकी निहित स्वार्थ हो गया है। इस तरह जो लोग विशेषकर महाराष्ट्र अम्बेडकरी आंदोलन को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें अम्बेडकरी चमचों के कड़े विरोध का सामना करने को तैयार रहना होगा। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ काम करने वाले जो लोग थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्य को वहीं पर छोड़ा। वहीं पर ही छोड़ा ही नहीं बल्कि उसको पीछे की तरफ धकेल दिया, गुटों में बंट गए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवन भर जिन लोगों का विरोध करते रहे वो उन्हीं के हाथों में अंत में जाकर बिक गए। क्रांतिकारी जय हिंद।